अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोग बूटस्ट्रैप का लेक्चर नंबर 3 के ऊपर काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप में रहते हुए हम लोगों ने अभी तक ये जो ऊपर कोड आ रहा है इसका अच्छे समझ आ चुकी है। इस कोडिंग की समझ आ गई, मतलब हटा के जितना कुछ लिखा आ रहा है सभी की समझ आ गई, सिवाय इसी जो मैंने हाईलाइट किया टेक्स्ट के ये जो एक टैग है इसकी अभी तक हमें समझ नहीं आ पाई कि इस टैग का क्या लॉजिक है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज का अपना टारगेट है इसी चीज़ को समझना कि इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है मेटा टैग को। और इसमें ये जो करैक्टर सेट 4 सेट जो लिखा आ रहा है करैक्टर सेट होता है, इसमें UTF-8 ये क्या लॉजिक होता है, क्या ये लाजमी है हमारे वेब पेज का होना इसका हिस्सा, अगर ना लगाएं तो क्या हमारा गुजारा चल सकता है। तो इसको समझने करते हैं आज की कोशिश। तो कोशिश में ये अपने पास जो अपना टारगेट है आज का कि UTF-8 ये क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ी सी थ्योरी में, मतलब पहले समझना पड़ेगा इसके पहले का लॉजिक क्या था। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो, ठीक है, इसको समझने के लिए क्या है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, पिक्चर है, ऑडियो है या वीडियो है, ऑडियो या वीडियो, ये कॉन्सेप्ट कर लगा हूँ बूटस्ट्रैप के लिहाज से जी। ऑडियो वीडियो पिक्चर कोई भी शक्ल का आप जब डेटा होता है तो क्या होता है जी, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास ये कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, टेक्स्ट ऑडियो वीडियो और पिक्चर किसी भी शक्ल में होती है। लेकिन अब होता क्या जी, आपकी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है, जैसे पिक्चर की बात की मैंने, वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। कौन से फॉर्मेट में होती है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है। और ये मशीन लैंग्वेज कौन सी 1010, ये मशीन लैंग्वेज अपने पास के फॉर्मेट में रहती है जी। अगर आप जब पिक्चर टेक्स्ट कुछ भी स्टोर करते हो तो वो इस फॉर्मेट में होती है। आप कोई भी डेटा स्टोर करें, चाहे ऑडियो वीडियो कोई भी डेटा हो सके, उसे मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ही स्टोर किया जाता है। मशीन उसे इसी लैंग्वेज में स्टोर करती है जी। अब अभी तक इससे कोई ताल्लुक इस चीज़ की समझ में नहीं आई बात कि ये क्या और ये क्या। अब इसका ताल्लुक जोड़ते हैं ज़रा समझने के लिए। तो कंप्यूटर में करैक्टर का ये डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी कि कंप्यूटर में जैसे आप ऑडियो वीडियो कुछ भी स्टोर करो तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था। एक स्टैंडर्ड की हमें ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए हमें UTF नहीं बनाना पड़ा पहले, और बात है इतनी जल्दी UTF पे नहीं पहुँचे आप लोग। तो मशीन लैंग्वेज होगी 101001 हो गया। अब कंप्यूटर में करैक्टर या डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी हमारे पास। वो स्टैंडर्ड क्या है जी, हमारे पास पहले स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ज़रूरत थी। फिर एक काम किया गया जिसका नाम था अपने पास ASCII, एक ASCII कोड था अपने पास जिसकी हम कहते हैं जी AMERCIAN। मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ AMERCIAN, अमेरिकन के दिस वन जी। ये जो लिखा आ रहा है ASCII, पहले इसको समझ रहे हैं कि अमेरिकन फर्स्ट हो गया, दूसरा है स्टैंडर्ड, थर्ड होता है कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लो जी के टेक्स्ट पिक्चर ऑडियो वीडियो जब कोई भी डेटा स्टोर होता है वो तो बाइनरी में मशीन लैंग्वेज होती है 101। और हमें एक ज़रूरत थी स्टैंडर्ड की, ताकि ज़ाहिर बात है वेबसाइट हमारी किसी एक जगह तो खुलनी नहीं थी। अगर वेबसाइट का मतलब है कि पूरी दुनिया में ओपन होनी चाहिए वेबसाइट ये वाली, तो नज़र भी ठीक से भी आनी चाहिए। तो फिर एक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया, ये वाला अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वाला। उसके बाद इसका मकसद क्या था अपने पास, इसका मकसद था कि कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है आप ABC लिखें, कोई न्यूमेरिक डेटा लिखें, चाहे कोई कैरेक्टर लिखें, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मकसद था कि कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा जिसमें कुछ सिंबल भी हो सकते हैं, उसको स्टोर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना है ताकि सभी उस स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकें, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें, ताकि जब कंप्यूटर में जब भी डेटा स्टोर किया जाए और
उसी रूल के फॉलो किया जाए, ताकि जब कभी उसको डेटा को वापस बाहर प्रिंट वगैरह निकालना पड़े तो आपका डेटा ठीक से जैसे सेव किया है वैसे ही एग्जैक्ट आपको पेपर पे किसी जगह पे नज़र आना चाहिए जी आकर। तब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ जी, ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन सभी जगह एक जैसी नज़र आने लगी। जो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये फॉलो किया गया तो इन्फॉर्मेशन सभी जगह एक जैसी नज़र आने लगी, क्योंकि सब लोग इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगे थी। इसके बाद एक और चीज़ आई अपने पास। इसके बाद क्या चीज़ अपने पास, पहले तो इसका थोड़ा सा ये है कि इसमें चीज़ें हैं क्या, 0 से लेकर 9-9 एक चीज़, फिर A से लेकर Z और Z to A हो गया A-Z, फिर कैपिटल में आगे A से लेके Z और कुछ सिंबल्स बेसिकली जिसे हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं को भी शामिल किया गया था, ताकि जब कभी ये काम किया जाए तो ये काम डन हो जाए जी। फिर इसके बाद एक और टाइम आया, इसके बाद जब ये चीज़ कुछ चली, फिर इसके बाद एक और चीज़ को मुतारफ़ करवाया गया, वो थी अपने पास ANSI एक्सटेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने मुतारफ़ करवाया है, जो कि ASCII का ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन उसी चीज़ का है, लेकिन मुतारफ़ इसे किसने करवाया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वालों ने जी, इसे फिर मुतारफ़ करवाया है। इसमें ASCII वाले कैरेक्टर तो है ही हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें ASCII वाले कैरेक्टर तो है ही हैं, मगर इसमें कुछ मज़ीद स्पेशल कैरेक्टर्स भी शामिल है इसमें जी आकर, स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हैं इसमें। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि और थोड़ा सा बेहतर तो हो गया ANSI के आने से, कि एक उसके बाद और डेटा जब वेबसाइट ओपन होने लगी, चीज़ें ओपन होने लगी, तो इन्फॉर्मेशन का एक और स्टैंडर्ड अच्छा सा हो गया। बातें सारी मैं इस लॉजिक UTF को क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि इसका क्या फ़ायदा है। आज इस दौर में कोई भी वेबसाइट खोलो तो UTF-8 ही ऊपर मेटा के टैग में आ रहा होता है। उसकी वजह क्या है, उस वजह को मैं समझना, अगर वो वजह समझ आ जाती है तो आप हमेशा इसी को लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा, इसकी वैल्यू समझ आ जाएगी कि ये क्या, इसकी वैल्यू क्यों लगाना पड़ता है। एक ANSI के बाद एक और चीज़ आई, फिर मुतारफ़ करवाएगी ISO-8859। ISO-8859 को मुतारफ़ करवाया गया। ये भी ASCII का ही एक एक्सटेंशन है, मगर इसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें ख़ास बात क्या हुई कि इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के कैरेक्टर भी शामिल किए गए। इंटरनेशनल लेवल के कैरेक्टर शामिल किए गए हैं, जिसका फ़ायदा ये हुआ ताकि पूरी दुनिया में एक जैसा ही स्टैंडर्ड प्रोवाइड हो सके जी, ताकि क्योंकि एक वेबसाइट जब खोली जाती है तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में खोली जा सकती है, तो वहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड हो जो फॉलो किया जाए। अब अगर अपनी वेब की बात करते हैं तो वेब के अंदर HTML2 और HTML2 के साथ है 4.01। जब ये HTML हमारे पास मुतारफ़ हुई थी तो इसके अंदर भी मेटा के टैग में इन चीज़ों को लिखा गया था। कैसे लिखा गया था जी, एक टैग होता है मेटा टैग, META मेटा, HTTP डैश, ये HTML, इनमें इस तरह कोडिंग लिखी जाती थी। वो आपको लिख के शो कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कोडिंग जब थी तो इसका क्या लॉजिक हुआ करता था। इन्वर्टेड कॉमा में कंटेंट डैश टाइप, ये कि अपने पास टाइप्स की स्पेस होगी, एक चीज़ हो गई। उसके बाद था कंटेंट, खुद कंटेंट एक था, कंटेंट इज इक्वल टू टेक्स्ट को HTML में बदलो जी। हुआ ये, मतलब इसके साथ क्या किया गया, मेटा का टैग होगा, वो HTTP पे इक्वल होगा और कंटेंट उसकी टाइप होगी। कंटेंट को अपने टेक्स्ट को HTML में करना है तब्दील, और ख़ास बात इसकी जिसके लिए हम आए हैं वो है कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट लिखा गया था उस वक्त, उस कोडिंग में लिखा था ISO डैश, कोड लिखा जाता था 8859-1। तो ये एक कोड होता था जो HTML 4.01 तक जो इस्तेमाल किया जाता था। ISO से पता लगता है कि हम ISO
9 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे तब ज़्यादातर। फिर यहाँ तक कहानी उम्मीद करता हूँ पता लगी होगी आपको। अब लेके चलते हैं अपने इस UTF-8 के ऊपर आते हैं। कहाँ से घूमते घूमते मैं यहाँ पे आना पड़ा, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर HTML5 आई, ठीक है, HTML5 आई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स चेंजेस भी आई थी और अब UTF इस्तेमाल होता है। तो UTF का पहले तो एब्रीवेशन क्या होता है? UTF का स्टैंड फॉर क्या है? UTF का स्टैंड फॉर बनता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये है UTF का एब्रीवेशन। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसमें वो सभी कैरेक्टर पहले जो शामिल थे, मगर हज़ारों कैरेक्टर न्यू इसमें अब शामिल कर दिए गए हैं। अब जो UTF-8 इस्तेमाल होता है कि दुनिया भर में, क्योंकि वेबसाइट इस्तेमाल होनी है, तो UTF-8 का जो भी एक स्टैंडर्ड लाया गया है हमारे सामने, जो कंटिन्यू अभी तक यही चल रहा है हर वेबसाइट के ऊपर। तो इसका फ़ायदा में क्या हुआ कि इसमें दुनिया भर के सिंबल तो शामिल हैं ही, लेकिन इसमें मज़ीद हज़ारों सिंबल न्यू ऐड कर दिए गए। अब कैरेक्टर को यूज़ किया गया है, UTF-8 को HTML5 में फॉलो किया गया है और आज के दौर में जितने भी वेबसाइट हैं सारी इसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में अब हमारी कहीं भी वेब ओपन की जाएगी तो वो UTF स्टैंडर्ड को ही फॉलो करेगी। ये आपका लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ इस इतने से कोड का। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मेटा टैग की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा। आज का लेक्चर सिर्फ आपका कैरेक्टर सेट UTF को कॉन्सेप्ट क्लियर करने का था। अभी इसमें वो सेटिंग रहती है जो सेटिंग क्या करके देती है आपको, आपकी डिवाइसेस मतलब लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे जो आपकी सेटिंग की जाती है स्क्रीन की कि आपकी वेबसाइट कहाँ कैसे एडजस्ट हो। तो मेटा टैग में कुछ और चीज़ें भी शामिल होती हैं, वो में मेटा का ही टैग होता है लेकिन वो एक बार फिर कॉल किया जाता है, एक बार फिर कॉल किया जाता है, उसमें भी कुछ काम किया जाता है। तो नेक्स्ट वो आपके साथ में उसको डिस्कस करता हूँ। आज आपने UTF का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है, तो बहुत जल्द आपके साथ एक नया लेक्चर लेकर हाजिर होता हूँ इसी चीज़ का, जिसमें आपको मेटा टैग में डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी कैसे की जाती है वो आपको अच्छे से आ जाएगी समझ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अभी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट्स को लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मुझे इसके ऊपर काम करना ही करना है, बाकी कुछ काम करूँ ना करूँ, इस पर मुझे काम करना ही करना चाहिए। अगर तो सुनो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूँ आप लोगों के साथ। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फन जोन को, टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड को। इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं सेंटर में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको लेक्चर मेरे अच्छे से मिल जाएं जी। तो फिर मुलाकात करते हैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी। अल्लाह हाफिज़।